हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट सेशन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने जीके के 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जीके के जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले परीक्षा में भी आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार का मुख्य निदेशक कौन होता है। दोस्तों, जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाता है तो आपको बताना है कि उस समय सरकार के मुख्य निदेशक के रूप में उस राज्य में कौन कार्यभार को संभाल रहा होता है। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन में है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में तो वहां पर का कार्यभार उस राज्य के गवर्नर के हाथों में सौंप दिया जाता है। दोस्तों, बात हो रही है गवर्नर की, तो पहला क्वेश्चन और यहाँ पर बनेगा, गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए। तो गवर्नर के पोस्ट के लिए मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की जो जरूरत है वो 35 ईयर्स की है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में हमेशा से कि भारत जब आज़ाद हुआ तो इसके पहले गवर्नर कौन बने थे। सो गाइज, भारत आज़ाद होने के बाद पहले गवर्नर बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और वही अगर मैं बात करूं कि भारत की आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो इनका नाम है दोस्तों सी राजागोपालाचारी। तो इन दोनों के नाम में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, केवल यह पूछे कि भारत के आज़ाद होने के बाद कौन बने गवर्नर तब माउंटबेटन हो जाएंगे, और अगर पहले भारतीय का नाम पूछा जाए तब करेक्ट आंसर होगा सी राजागोपालाचारी। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। दोस्तों, यह क्वेश्चन अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ना एयरफोर्स के, हर साल रिपीट होता है और आप 100% मानकर चलो कि इस बार भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा की, तो लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितना एज चाहिए, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो लोकसभा है उसे डिजॉल्व किया जा सकता है, यानी कि भंग किया जा सकता है। सेकेंड, यहाँ पर क्या बनता है कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितने सालों का होता है, तो यह आपके 5 सालों का होता है। इन 4 क्वेश्चंस में से एक लोकसभा के पहले अध्यक्ष और बाकी के जो मैंने 3 फैक्ट बताए हैं, इन चारों में से डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन तो आने वाले पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स लोकेटेड। दोस्तों, यह जो जोग फॉल्स है यह कहाँ पर लोकेटेड है। यह लोकेटेड है कर्नाटक राज्य में। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डेंगू बुखार इनमें से किन कारणों से होता है। दोस्तों, डेंगू यह होता है वायरस के कारण से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले 2 प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो एक है आपका टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, और सेकेंड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निमोनिया। ये दोनों के दोनों डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के कारण से होते हैं, और डेंगू किसके कारण से होता है, तो यह वायरस के कारण से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, रोवर्स कप का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। दोस्तों, जो रोवर्स कप है यह संबंधित है फुटबॉल से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड नेवी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपको जीके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ई बुक को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं।
यहाँ पर आप एक सैंपल देख सकते हो पेज का। जैसे मैंने दो टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखा है, एक है डांस फॉर्म, दूसरा है फेमस स्लोगन। तो इसी तरह के आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा, या फिर आप इंस्टा मोजो से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। आपके ईमेल आईडी पर इस ईबुक का पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। इंस्टा मोजो से परचेज करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह टिहरी डैम कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो यह लोकेटेड है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो यह केवल और केवल वाटर एंड इसके वेपर को ही इमिट करता है, किसी भी तरह की हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता। इसी वजह से इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और फ्यूचर में चलकर हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है दोस्तों कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन कौन सा है। तो हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इनमें से पहला है दोस्तों प्रोटियम, दूसरा आइटोप्स है ड्यूटेरियम एंड तीसरा आइटोप्स इसका होता है ट्रिटियम। तो इन तीनों का नाम आप लोग याद रखना। वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी तो केवल यह पूछेगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, या फिर ऐसे दे दिया जा सकता है कि इनमें से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है, और 4 ऑप्शंस में से 3 रहेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का, और एक कोई अलग दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग नाम भी इसे याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंड स्टीनर के द्वारा दोस्तों ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप को। यह आप लोग याद रखना। और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल रिसिपेंट की, यानी कि जो खून ले सकता है यूनिवर्सल रूप से, तो यह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? दोस्तों, लोकसभा का टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऊपर मैंने आपको बताया था, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्षों का। सेकेंड फैक्ट यहाँ पर बनता है कि राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? तो यहाँ पर बनने के लिए आपको मिनिमम एज 30 ईयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो राज्यसभा है इसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या होगा यहाँ पर? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बीच में आपने क्या क्या डिफरेंस देखा, इसे मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व यानी कि भंग किया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था? दोस्तों, अकबर ने गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट निर्माण करवाए गए थे अकबर के द्वारा, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वे कौन कौन से थे? जिसमें सबसे पहले है दोस्तों आगरा फोर्ट, फिर इसके बाद आ जाता है फतेहपुर सिकरी। इसके अलावा बनवाया गया था दोस्तों हुमायूं का टॉम्ब। इसमें से दोस्तों हुमायूं का टॉम्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इसे आप लोग याद रखना। इसके अलावा एक और है दोस्तों बहुत ही फेमस यहाँ पर मोनूमेंट, जिसका नाम है जामा मस्जिद, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
इसके अलावा दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इनका नाम आप लोग याद रखना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों भारत माता की जो पेंटिंग थी, यह पेंटिंग किसने बनाया था? भारत माता की पेंटिंग को बनाया था दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर ने। और कब बनाया था? तो साल 1905 ईस्वी में बनाया था। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। अगर आप इसी तरह के सीरीज डेली देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। दोस्तों अगर आपने अभी तक एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो उस सब्जेक्ट के बारे में बताना। मैं उस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा ऐसा बुक या फिर स्टडी मटेरियल का सोर्स है जिससे आप पढ़ोगे कि और सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएं, वो पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।